देखो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं मौलिक अधिकार को। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार पढ़े अपन लोग, है ना। 12 से 35 आर्टिकल मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक हैं अधिकार, है ना, वही सब जो है वो मौलिक अधिकार कहला रहे हैं। अब मौलिक अधिकार जो है 12 में शुरू हुआ, वहाँ पे राज्य की परिभाषा है, ठीक है। 13 में क्या है कि मौलिक अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण की विधियाँ, तो जो विधि है, अध्यादेश है, वो सब कानून है ना, कि कौन सा, जहाँ पे अगर मौलिक अधिकारों को कोई भी कानून हनन कर रहा है, चाहे वो पहले बना हो आज़ादी से, चाहे बाद में बना हो, उन सब को संसद क्या कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है। 14 नंबर बोल रहा है कानून सबके लिए एकदम समान है, कानून का समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 15 नंबर बोल रहा है कि धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है वो समान अवसर मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। सीटों का आरक्षण कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सीट के लिए जो आरक्षण नहीं मिलता है वो बोल रहा है वहाँ पे। वहीं पे बोल रहा है कि मंदिर वगैरह में, होटल वगैरह में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए कोई ना कोई विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का चीज़ जो है वो आर्टिकल 15 में बोल रहा है। 16 में बोल रहा है कि नौकरी में अवसर की समानता बोल रहा है, तो ओबीसी के लिए आरक्षण वगैरह है, एसटी एसटी के आरक्षण है नौकरी में, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, ये सारी चीज़ें उसी आर्टिकल में आ जाती हैं, ठीक है। 17 नंबर अस्पृश्यता का अंत है, 18 नंबर उपाधियों का अंत है। दो चीज़ों को तो याद है आप लोगों को, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है, ये भी आप लोगों को याद है। जब कभी पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, प्रेस मतलब समझ ना, मीडिया की स्वतंत्रता किस में है, तो मीडिया के लिए ना कोई अलग से नहीं बना हुआ है, ठीक है। सामान्य जो व्यक्तियों को मिला हुआ है ना बोलने की आज़ादी, है ना, उसी के तहत 19(1)(a) में मीडिया को भी मिल गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वो ना सामान्य सभी व्यक्तियों को भी है, वही जो है मीडिया को भी है, कोई अलग से उनके लिए नहीं बनाया गया है, विशेष अधिकार उनको नहीं मिला है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फिर उसी में जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मेलन कर सकते हो, समिति या सभा बना सकते हो, कहीं भी देश में जो है वो घूमने के लिए भी आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। और उसी प्रकार से जो है निवास करने के लिए स्वतंत्र हो, ट्रेड करने, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो 19 नंबर में है। 20 नंबर में मैं बताया था अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, अपराध जो है उसके दोष सिद्धि हो जाता है, कई बार ऐसा स्थिति आता है कि आपने क्राइम किया और क्राइम करने के बाद कोई कानून बन गया, तो उस कानून के तहत जो है वो क्या आपको सज़ा मिलेगी कि नहीं, तो संविधान कहता है कि उस कानून के तहत नहीं मिलेगी जो आपके क्राइम करने के बाद बना हुआ है। आ रहा है समझ, मतलब जो कानून आपके क्राइम करने के पहले बना हुआ है उसी के आधार पे आपको सज़ा मिलेगी, और उसके अगर क्राइम के बाद कोई बना हुआ है तो सज़ा नहीं मिलेगी। एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, आपने एक ही व्यक्ति का 2 बार मर्डर कर दिया तो आपको सज़ा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अब एक व्यक्ति का 2 बार कैसे मर्डर करोगे, लेकिन ऐसा हुआ है कई बार, ठीक है, कि एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसका चेहरा पूरा क्या कर दिया गया, पत्थर से कुचल दिया गया, उसको कपड़े पहना दिए गए उसी व्यक्ति के, तो उससे ये समझ आया कि वही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। अब पता चलता है कि वो जिंदा है और उसका मर्डर बाद में हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस ऐसे चीज़ों के लिए भी जो है वो सज़ा मिला हुआ है, तो वहाँ पे एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा बोल दिया गया। उसके बाद उसी में जो है वो क्या बोला गया कि खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। 21 नंबर जीवन की स्वतंत्रता है, लाइफ एंड लिबर्टी, है ना। तो वहाँ पे 21 नंबर में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, आपको और बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। 21 के क्रम में शिक्षा का अधिकार है। 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण है, 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना है, ये भी उसी में है। वकील मिलेगा आपको मुफ्त का, सरकारी वकील, वो भी उसी में है। 23 नंबर में बोल रहा है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं करना है, किसी बच्चे को पकड़ के ले गए, भीख मंगवाना शुरू कर दिए, हाथ पैर काट के, आंख अंधा करके, दास व्यवस्था उसी में है, उसी में वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है जो लड़कियों को, वो है। 24 नंबर में कारखानों में, है ना, कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लेना है। 25 नंबर में धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म को सभी, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। 26 नंबर में क्या है, प्रचार करने की, धर्म के नाम से प्रचार प्रसार स्कूल संस्थान खोलना है, वो भी स्वतंत्र हो आप। 27 नंबर में किसी भी धर्म को के नाम से टैक्स देने के लिए आप बाध्य नहीं हो,
28 नंबर में बोल रहा है कि आप जो है वो सरकारी या अर्थशास्त्रीय स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा। और उसी प्रकार से 29 और 30 है जो अल्पसंख्यकों के लिए बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा, बोली सबको बचाए रखने के लिए जो है वो सरकार जो प्रतिबद्ध है, ठीक है, उस वो लोग प्रयास कर सकते हैं। 29-30 नंबर में जो है वो शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए वो लोग स्वतंत्र हैं, अल्पसंख्यक लोग। 31 जो है वो हटा दिया गया है। 32 में संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 और 226 के तहत। उसी प्रकार से 33, 34, 35 मार्शल लॉ के बारे में है। तो सेना का कानून जहाँ पे प्रवृत्त है वहाँ पे संसद जो है वो क्या कर सकती है, मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकती है। या जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, सेना का कानून प्रवृत्त है, वहाँ पे अपने आप मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, निर्बंधन हो जाएगा उनका। और उसी प्रकार से एक 35 नंबर का आर्टिकल है जो मूल अधिकार अगर लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पे संसद क्या कर सकती है, मार्शल लॉ जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे सैनिक जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी देने का अधिकार है, ठीक है। 36 से हमने शुरू किया था डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को ही हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले क्लास में देखा था डीपीएसपी में कि एक देखा था गांधीवादी सिद्धांत देखा था, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पे हमने देखा था गांधीवादी सिद्धांत, और एक हम देखना चाह रहे थे समाजवादी सिद्धांत। एक समाजवादी सिद्धांत भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा था डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 36 जो राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल नंबर 37 जो बोल रहा है कि ये इसमें मूल अधिकारों का जैसे हनन होता है तो अदालत जा सकते हैं। यहाँ पे डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व के हनन होने पे कहीं पे भी हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, है कि नहीं। तो वाद योग्य नहीं है या प्रवर्तनीय नहीं है, ऐसा करके लिखा रहता है पुस्तकों में। 38 में लिखा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा राज्य। 39 में लिखा है कि समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन वगैरह मिलेगा, ठीक है। 40 में लिखा हुआ है पंचायती राज का गठन किया जाएगा। आ रहा है समझ। अब उसके बाद जो है 41 नंबर आर्टिकल, तो मैं ये गांधीवादी और ये बता रहा था कि गांधीवादी को हमने देखा था 40 नंबर आर्टिकल में, पंचायती राज का गठन एक हो गया था। उसके बाद हमने देखा था 43 नंबर में, कौन सा था, कुटीर उद्योग की स्थापना। तो ये था पहला पंचायती राज। तोड़ तोड़ के याद करोगे तो ऐसे याद हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर। 46 नंबर में था एसटी एससी की शिक्षा व आर्थिक सहयोग करना है उन लोगों को। 47 नंबर में क्या देखा था हमने, शराब प्रतिबंध करना है, गांधी जी जो बोलते थे, ठीक है। मतलब ये पोषाहार के बारे में बात कर रहे हैं, संतुलित आहार वगैरह उनको प्रोवाइड करना है, ये सब बात कर रहे हैं। 48 नंबर में बोल रहा है कृषि और पर्यावरण का संरक्षण है, कुल मिला के कृषि व पर्यावरण का संरक्षण है 48 नंबर में, ठीक है। यहां तक जैसे हो गया। अब दूसरा जो है वो जैसे समाजवादी अवधारणा से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। अड़तीस नंबर जो है आपका वो समाजवाद से जुड़ा हुआ है। अड़तीस नंबर किससे जुड़ा हुआ है, समाजवाद से। तो ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ये जुड़ा हुआ है समाजवादी। समाजवाद का मतलब ये होता है कि सभी को समान व्यवहार सबके साथ होना, उत्पादन के साधन जो है, संसाधन वगैरह जो है, उनका वितरण सबको समान करना है, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेस है हमारे देश में उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, समान रूप से करना है।
तो 38 नंबर के बाद 39 नंबर भी इसी में आएगा, 39 नंबर भी समाजवादी वाली भावना में आएगा। 41 नंबर और 42 नंबर जो है वो इसी में आएगा, ठीक है। तो 39 नंबर को आप लोग पढ़ चुके हो, क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन है और निःशुल्क विधिक सहायता है ना, तो ये 39 नंबर है। और 41 नंबर में है राज्य बुजुर्गों, बीमार और कमजोर वर्गों के लिए, मतलब अपाहिज लोगों के लिए, वर्गों के लिए काम का प्रबंध करेगा। ये है आपका 41 नंबर में। बुजुर्ग, बीमार, इसका मतलब यही है, इसका काम की मनोदशा, मतलब उन लोगों को किसी भी परिस्थिति में बहुत गंभीर, जैसे ये लोग स्थिति है, बीमार है, कोई बुजुर्ग है और कमजोर वर्ग है, उनको आजीविका का साधन नहीं है उनके पास, तो राज्य जो है वो क्या करेगा, प्रबंध करेगा, व्यवस्था कुछ ना कुछ करेगा, इस प्रकार से है। लेकिन देखो डीपीएसपी है, ये बार बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर व्यवस्था सरकार कर दिया तो ठीक है, बुजुर्गों के लिए बहुत सारे काम जो है वो करती है, वो पेंशन वगैरह व्यवस्था कुछ ना कुछ करती है कि नहीं। डिसेबल लोग जो रहते हैं, मतलब विकलांग लोग, उनके लिए भी व्यवस्था करती है ना सरकार, कुछ ना कुछ आरक्षण वगैरह दे देती है नौकरी वगैरह में, है ना, तो वो करती है। कमजोर वर्गों के लिए तो करती ही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे करेगी, ठीक है। लेकिन जब नहीं भी करेगी तो भी आप कुछ नहीं कह सकते हो उसके लिए, वैसे तो वो कर ही रही है, बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं, ठीक है, राज्य शासन की योजनाएं, बहुत सारे केंद्र शासन की योजनाएं लागू है यहाँ पे इनके लिए। अब 42 नंबर जो आर्टिकल है, 42 नंबर, ये स्पष्टतः वास्तव में है किसके लिए, प्रसूति सहायता के लिए है, काम की मनोदशा व प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता व काम की मनोदशा का प्रबंध। प्रसूति सहायता मतलब समझते हो ना, गर्भवती कोई महिला है तो उसकी सहायता के लिए जो है राज्य क्या करेगा, कुछ ना कुछ सहायता करेगा, प्रबंध करेगा, एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करेगा, पोषक आहार की व्यवस्था करेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आर्टिकल नंबर 42 में बताई गई हैं। तो ये भी समाजवाद से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, समाजवाद वाली बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 44 और 45 क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल नंबर 44 है ना, 43 याद हुआ कि नहीं ये बताओ पहले, ऐसे तो लिखवाने में बहुत सारे लिखवा डालेंगे अपन, है ना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, याद कठिन नहीं है। देखो 41 42 को थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग तोड़ तोड़ के याद करोगे ना तो याद हो जाता है, ठीक है। आप लोग पूरा लाइन को मत पढ़ के उसको तोड़ा करो तो जल्दी याद होता है। जैसे प्रसूति सहायता बोल दिया मैं 42 में, ठीक है, तो आप लोगों को ये याद हो गया। 41 याद करने हैं तो बीमार के लिए, अपाहिज लोगों के लिए, है ना, कमजोर वर्ग के लिए, ये सब था कि काम वगैरह उनको दिलाना है करके, ये भी हो गया आपका याद। 43 नंबर जो है कुटीर उद्योग की स्थापना है, ठीक है। और 43 नंबर में ही ना ये थोड़ा सा और बड़ा भी है, जो मनरेगा की स्थापना हुई है ना, मनरेगा की, वो इसी आर्टिकल के तहत है। मनरेगा की मतलब काम का अधिकार, काम का अधिकार, तो काम का अधिकार जो सबके लिए है वो किसके में है, आर्टिकल में है, ये कुटीर उद्योग वाले में है। तो जो मनरेगा है ना उसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है, इसी आर्टिकल को देख के। आर्टिकल 16 क्या बोल रहे हैं, नौकरी बोल दिया है ना, वो क्या बोल दिया है स्पष्ट, लोक नियोजन में अवसर की समानता बोल दी है, ठीक है। तो वो नौकरी बोल दिए है, इसको हम लोग नौकरी नहीं मानते, ये हमारा अधिकार है। नौकरी हमारा अधिकार है क्या, नौकरी में अवसर की समानता जो है अधिकार है, नौकरी अधिकार नहीं है। मतलब नौकरी में सबको समान व्यवहार होगा, सबके साथ बराबर भेदभाव नहीं होगा, नौकरी मिलने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आपके लिए भी वही नियम, आपके लिए भी वही नियम, आपके लिए भी वही नियम, समझ रहे हो ना, ये नियम सबके लिए बराबर होगा। क्वेश्चन अलग अलग आते हैं क्या, वहां पे नहीं आते, एक ही आते हैं। तो वहां पे जो 16 नंबर आर्टिकल में इस नाम से नहीं होगा कि ये मनरेगा जो है वो नौकरी में नहीं गिना जा रहा है, ये ठीक है, ये काम का अधिकार है, ठीक। तो इसको माना जाएगा कहाँ पे, कुटीर आर्टिकल नंबर
43 में, 43 आर्टिकल में काम का अधिकार। और उसके बाद है 44 45, तो 44 नंबर में क्या है, आर्टिकल नंबर 44, बताओ क्या है इसमें, समान नागरिक संहिता या कानून संहिता है ना, इसी को बोला जाता है कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। इसको मैं उस दिन बताया था थोड़ा सा आप लोगों को, कॉमन सिविल कोड क्या होता है ना। आर्टिकल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आर्टिकल नंबर 44 ये बोल रहा है समान नागरिक संहिता। आपको पता है, मैंने बताया था आप लोगों को, हिंदू मुस्लिम और एक होता है ईसाई, है ना, और पारसी भी होता है, तीन को हम लोग जानते हैं अच्छे से। हिंदू में क्या क्या आते हैं, बौद्ध, जैन और पंजाबी, तीन लोग आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख, है ना। मुस्लिम मुस्लिम और ईसाई ईसाई, इसको तो जानते हो आप। हिंदू में जैसे मान लीजिए कि शादी का नियम है, मुस्लिमों में निकाह है, और यहाँ पे भी जो क्या है मैरिज वगैरह है, शादी ही है वो भी, है ना। तो तीनों का शादी जो है वो अलग अलग तरीके से होता है ना, अलग अलग तरीके से, तरीका तो अलग है ही, ठीक है। अब शादी के बाद जो है हिंदू एक शादी कर सकते हैं, मुस्लिम जो है वो 4 शादी कर सकते हैं, ईसाई 1 शादी कर सकते हैं देश में, है ना। आप बहुत खुश हो गए, टेंशन में हिंदू लोग रहते हैं, मतलब है ना, यही है ना, मतलब 1 शादी बस कर पाते हैं, मुसलमान लोग 4 शादी कर लेते हैं। आमिर खान को देखे हो, अभी आमिर खान तीसरा शादी कर रहा है, किस उम्र में, राम राम जपने वाली उम्र में, मतलब 61 साल का हो गया। 61 साल में हमारे जो मम्मी पापा लोग हैं वो बुजुर्ग हो गए रहते हैं, उन लोग केवल भगवत भजन सुनेंगे, है ना, गीता पाठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यही सब काम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं उसके बाद। और आमिर खान इस उम्र में शादी कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है उसका। और उसकी शादी में शामिल कौन हो रहे हैं, होने वाले उसके जो बेटे लोग हैं ना, बेटे बेटी लोग, वो लोग उसके शादी में शामिल होंगे, समझ रहे हो। मतलब हम लोग अपनी मम्मी पापा की शादी में गए थे, ये ऐसे बच्चे लोग हैं, इन लोग आधुनिक एडवांस बच्चे लोग, और मानसिक रूप से भी एडवांस हैं उन लोग, कि उनको अपनी मम्मी से मतलब नहीं है, उसको अपने पापा से मतलब है, केवल अपनी मम्मी से मतलब नहीं है। तो शादी का नियम है, जैसे दूसरा नियम है उत्तराधिकार का अधिनियम, उत्तराधिकार। तीसरा होता है मेंटेनेंस, जिसको भरण पोषण बोलते हैं, भरण पोषण। ये सब मिला के जो है शादी, उत्तराधिकार, भरण पोषण, गोद लेने वाला, ये उत्तराधिकार है। एक गोद लेने वाला है, एडॉप्शन, है ना, गोद लेना। ये सब मिला के क्या बनता है, सिविल बनता है। क्या बनता है, सिविल कोड बनता है। सिविल कोड है ये सब, मतलब नागरिक संहिता है ये, है ना, नागरिक संहिता है। ये सब नियम सभी धर्मों में क्या है, अलग अलग है। आप जैसे उत्तराधिकार का है, उत्तराधिकार मतलब क्या हुआ, पिता के खत्म होने के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, उत्तराधिकार मतलब यही होता है ना, मतलब उसकी संपत्ति में जो है अधिकार किसको मिलेगा, कुल मिला के उत्तराधिकार मतलब संपत्ति में अधिकार किसको मिलेगा। तो हिंदुओं में किसको मिलता है, सभी को मिलता है। हिंदुओं में स्त्री पुरुष सबको, लड़की लड़का सबको बराबर मिलता है। क्रिश्चियन में भी क्या होता है, सभी को मिलता है। लेकिन मुसलमानों में क्या होता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता हिस्सा, समझ रहे हो। मुसलमानों में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कुछ जातियों में भी हमने देखा है, जनजातियों में, कि वहाँ पे भी ना पुरुष को नहीं दिया जाता, कुछ जनजातियों में पुरुष को नहीं दिया जाता हिस्सा। तो यहाँ पे ना उत्तराधिकार का अधिनियम समान हुआ क्या, नहीं है। भरण पोषण, भरण पोषण मतलब समझ रहे हो ना, युजवेंद्र चहल, ऋतिक रोशन की वाइफ जो है पैसा मांग रही थी बहुत, तलाक होने के बाद, याद आ रहे हैं ना। तलाक का प्रोसेस भी इसमें आ जाएगा, तलाक का प्रोसेस को तो अब खैर हटा दिए हैं, तलाक का प्रोसेस को मुसलमानों में भी हटा दिए हैं। तो
यहाँ पे क्या है, पैसा जो शादी के बाद भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगा जाता है, उसको यहाँ पे गिना जा रहा है भरण पोषण वाला कानून। तो यहाँ भी समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, ये भी असमान है। गोद लेना, गोद लेने वाला ना मुस्लिमों में यहाँ पे गोद लेना भी नहीं है ना, तलाक को तो हटा दिया गया है, इसको 3 तलाक को, लेकिन अभी भी जो है वो चल ही रहे हैं। 3 तलाक को हटाए हैं, लेकिन तलाक जो है वो अभी भी होता ही है, होगा भी। और तलाक होने का एक व्यवस्था जो है वो क्या है, फ़ोन के माध्यम से तलाक हो रहा है अभी भी, फ़ोन के माध्यम से। कि फ़ोन में अभी 2 दिन पहले का एक न्यूज़ आया था कि वो ना सऊदी अरब में था वो आदमी, और सऊदी अरब से भारत फ़ोन करता है इस लड़की को, महिला को, और बोलता है कि मैं तेरे को तलाक दे दिया, बोलता है, समझ गए, तो फ़ोन के माध्यम से। तो ये जो सब असमान चीज़ें हैं सब में, इसको जो है सिविल कोड जो है वो असमान है, तो इसी को सरकार बोल रही है कि नागरिक संहिता जो है वो लागू कराना चाहिए। और ये कब से बोल रही है, ये जो है जब से आज़ाद हुआ है भारत तब से हो रहा है, समझ रहे हो। कि भीमराव अंबेडकर शुरू से बोल रहे थे कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। मुसलमानों को 4 शादी करने के लिए दे दिए, वो लोग खुशी मना रहे हैं लड़के लोग, इधर हिंदू लड़के लोग दुख मना रहे हैं, समझ रहे हो। एक ही शादी कर रहे हैं, वो भी लड़की जो है परेशान करके रख दी है दिन भर, मैं भी पढ़ूंगी पढ़ूंगी बोलती है, पढ़ती है तो नौकरी मिल जाता है लड़कियों को, है ना, बड़ा दिक्कत नहीं हो गया पुरुषों के लिए। लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के ही पढ़ रहे हैं, लड़कियां जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस हो रही हैं, उनको नौकरी मिल जाता है, नौकरी मिलता है तो वो लोग जो है अपना कमाई अपना खा रखते हैं पूरा, दूसरे को नहीं दे रहे हैं, पति को नहीं दे रहे हैं, तू अपना खा बोल रहे हैं। तो पति जो है अलग परेशान है, मेरे को देती नहीं है, मैं इसका पढ़ने में मदद किया हूँ करके वो अलग परेशान हो रहे हैं। फिर उसको जो है वो पढ़ी लिखी लड़की है तो वो तर्क करेगी, सवाल पूछेगी, समझ रहे हो। कि रायपुर जो गए हो ठीक है, लेकिन रायपुर जाने आने में जो है वो 2.5-3 घंटे लगता है, 1 घंटा जो है इधर जाओगे, 1 घंटा खाना खाओगे, और कितना समय लगेगा, और उसके बाद फिर 10-12 घंटा हो गया, उसके तब 10-12 घंटा जो है क्या क्या किए वहाँ, तर्क कर रही है वो। पैसा जो है इतना इतना जो है आता है महीने का, वो कहाँ चले जाता है, उसमें तर्क कर रही है, समझ रहे हो। पहले की महिलाएं कुछ नहीं पूछती थी, पहले की महिलाएं किसी चीज़ को पूछती नहीं थी, उनको केवल जो है वो क्या था, अपना अपना आभूषण चाहिए, साड़ी वाड़ी सब चाहिए, है कि नहीं, अपना मतलब काम हो गया, उसके बाद बाकी पैसा अपना कुछ भी करे वो नहीं पूछती थी। आज की महिलाएं हर चीज़ में तर्क कर रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो पुरुष लोग एकदम परेशान हो गए। पुरुष लोगों को इस प्रकार का रहने का आदत है नहीं। जंगल में जानवर लोग जो रहते हैं, जानवर लोग, उसमें एक जानवर होता है शेर, शेर होता है, तो पुरुष लोग चाहते हैं शेर की तरह जो है वो जीवन जीना, है ना, शेर की तरह। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि शेर जो है ना वो भी शेरनी के उसके इशारे पे चलते रहता है। जब आप वर्ल्ड वो नेट जियो वगैरह देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि शेर जो है वो शिकार नहीं करता है, शेरनी जो है वो शिकार करती है। वो लोग हमेशा कपल की तरह ही जोड़े में रहेंगे, साथ में सब जगह जाएंगे, और शिकार करने का काम जो है वो शेरनी का होता है, वो उसको ला के देती है, शेर बैठे बैठे खाता है, समझ रहे हो। शेर जो है वो उसका परिभाषा ही अलग है, जो हम सब समझे हैं। शेर 18 से 20 घंटे सोता है और बाकी 4-5 घंटे ही वो उठता है, और उसी में जो है वो शिकार वगैरह करेगा, वो रहेगा। तो वो एक प्रकार से ना आलसी जानवर भी है शेर, अब वो लेकिन जितने समय तक उठेगा उसी समय सब कुछ कर लेगा, समझ रहे हो। तो पुरुष लोग ना शेर हैं, हम लोग बोल देते हैं, शेर मतलब एक प्रकार से आलसी लोग हैं, ठीक है। अब उसको पत्नी के पैसे से खाने वाला आदमी बोल देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं। टाइगर जो है वो अलग होता है, टाइगर जो है वो चुस्त होता है, एकदम फुर्तीला होता है, ठीक है, वो अपना शिकार खुद करेगा, वो अलग जानवर है टाइगर। लेकिन जंगल का राजा तो शेर ही होता है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई वगैरह ये समान नागरिक संहिता लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब पहले दिन से इस चीज़ के लिए तैयार थे। जब वहाँ पे संविधान बन रहा था, और उसके बाद बनने के बाद जब बहस हुआ इस विषय पे, तर्क सब लोग लगाए कि मुस्लिमों को क्यों इस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी, तो 2 प्रकार की चीज़ें थी। आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन, आर्टिकल नंबर 25 में क्या बोल दिया गया कि धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है,
पहला चीज बोल दिया गया। अब मान लीजिए अब मुस्लिम लोग अपने धर्म के हिसाब से कानून बना रहे हैं, है ना, तो वहां पे फिर ये वाला आर्टिकल भी आ गया, समान नागरिक संहिता लागू हो गया। तो वो लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, कि उनके धर्म के हिसाब से जो है वो अलग नियम है, हमारे धर्म के हिसाब से नियम क्या है, अलग है। हिंदू धर्म जो है उसने क्रिश्चियन, जब ईसाई लोग आए, अंग्रेज लोग, तो अपने धर्म में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, आप देख रहे हो। सती प्रथा खत्म हुआ, विधवा विवाह जो है वो शुरू हुआ, बाल विवाह जो है वो खत्म हुआ, है कि नहीं। और उसी प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हिंदू धर्म क्या किया, अपनाते गया क्रिश्चियन लोगों के रीति रिवाज को अपनाया, आडंबर वगैरह जो है उसको दूर करने का प्रयास किया, है ना। लेकिन मुस्लिम धर्म जो है उसने अपना कोई भी कल्चर को नहीं छोड़ा, उसने जो है शरीयत और कुरान के हिसाब से ही अपना कानून बनाया, और ये सिविल कोड भी बनाया, और इसके हिसाब से ये लोग गोद भी नहीं लेते ना, ये लोग किसी बच्चे को जैसे गोद लेना है तो गोद भी लेने का अधिकार मतलब उसमें नहीं है मुस्लिम शरीयत कानून में। तो ये लोग बोलते हैं हम गोद नहीं लेंगे हम लोग, समझ रहे हो। तलाक वाला तो जान ही रहे हो, इसको अभी 3 तलाक को हटा दिया गया है, 3 बार तलाक बोल के तलाक ले रहे थे। तो 44 नंबर आप लोगों को याद हो गया कि नहीं, इसको तो आप लोग नहीं भूलोगे, समान नागरिक संहिता को नहीं भूलोगे। आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 में है 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। याद हुआ। आर्टिकल नंबर इसको कई बार बताया हूं मैं आपको, 21A में भी चले गया है ना। 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। तो किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, नर्सरी शिक्षा, बालवाड़ी शिक्षा, बालवाड़ी शिक्षा योजना, आंगनबाड़ी योजना, नर्सरी, ये सब जो हैं वो इसी के तहत दिए जा रहे हैं। ये पहले आर्टिकल यही इसी आर्टिकल में था 21 का, जो 21 का में है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये आर्टिकल जो है 21 का में है ना, पहले इसमें था ये 45 नंबर में। तो ये हो गया DPASP का हिस्सा, राज्य कानून बनाएगा कभी ना कभी, है ना। राज्य ने कानून बना दिया, अब वो कहाँ चले गया, 21 का में चालू चले गया। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें बोले कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बोल देते हैं, तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा हो गया। और यही आर्टिकल जो 45 में था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6-14, तो वो चले गया मूल कर्तव्य भी में चले गया। मूल कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और वहाँ पे वो मूल कर्तव्य में चले गया, 11वां मूल कर्तव्य बन गया, अभी पढ़ेंगे उसको। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध जो है वो माता पिता जो है वो करेंगे, मतलब माता पिता अवसर प्रदान करेंगे उनको, क्योंकि मूल रूप से जिम्मेदारी किसकी होती है, माता पिता की होती है, बच्चे तो छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के तीनों आर्टिकल को आप लोगों को ध्यान देना है, 45, 21 का और मूल कर्तव्य और 11वां नंबर का, ठीक है। तो तीनों को ध्यान देना है आप लोगों को कि कहाँ कहाँ चले गया वो, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। हाँ, दोनों में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका शब्द में अंतर है कि वहाँ पे 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा राज्य जो है प्रबंध करेगा, है ना, राज्य प्रबंध करेगा। अब वहाँ पे क्या बोल दिया है, माता पिता जो है वो अवसर प्रदान करेंगे, मतलब माता पिता प्रबंध करेंगे मूल कर्तव्य में, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, 6 साल से 14 नहीं, 6 से कम उम्र के बालकों के बच्चों के लिए जो प्रबंध हो रहा है, 6 से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो अभी आंगनबाड़ी, बालवाड़ी योजना ये सब चलता है ना, बच्चों के लिए बहुत पहले से चल रहा है, तो वो सब उसी के नाम से। तो ये भी आप लोगों को याद हो गया। आर्टिकल नंबर 45 के बाद आर्टिकल नंबर 46-47 जैसे हो गया है ना, 48 भी हो गया, तो क्या बचा 49 नंबर आर्टिकल।
और आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हैं? आप लोगों को तो पता है, बहुत सारे हैं, एक दो तो थोड़ी है, बहुत सारे हैं। सामान्य से में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अक्षरधाम मंदिर है, गुजरात में भी अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है। और इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, जंतर मंतर जैसे भी जहाँ पे वो होता है। हाँ, पुरातात्विक स्थल भी इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो जाते हैं, वो लोग ताला गांव जैसे है ना। तो वो राष्ट्रीय स्तर के जो रहते हैं उनके संरक्षण के लिए प्रबंध करेगा। इसी नाम से ना, जब देखोगे राष्ट्रीय, जब हम लोग जाएंगे कहीं पे तो वहाँ पे पुलिस लगे रहते हैं, है ना, बहुत जगह पे। तो वो क्या कर रहा है? राज्य प्रबंध कर रहा है, उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। इनके संरक्षण के लिए राज्य हमेशा प्रबंध करते रहती है। उनका क्या करती है? मरम्मत कराते रहती है। टूट फूट होता है तो है ना, अपने पैसे से, सरकारी पैसे से उनका टूट फूट का मरम्मत होते रहता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, आर्टिकल नंबर 49 नंबर का जो आर्टिकल है उसी के नाम से हो रहा है, समझ लो कि उसका पालन हो रहा है। लेकिन उसके पालन के लिए जो है वो राज्य सरकार भी क्या है? स्वतंत्र है ना, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये डीपीएसपी का मामला है। तो लेकिन इसमें ये रहता है कि डीपीएसपी में जो भी विषय हैं उनको ना राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या करती है? कभी ना कभी ध्यान देती है, ठीक है। क्योंकि इसी से कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। एक अच्छे राज्य की स्थापना कैसे होगी? ये सब बातों को माना जाएगा तब, जहाँ पे राज्य में समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, जहाँ पे पंचायती राज होगा, है ना, जहाँ पे कुटीर उद्योग वगैरह अच्छे से एकदम समृद्ध तरीके से संपन्न हो रहा है, जहाँ पे स्त्रियों के लिए शिक्षा वगैरह का व्यवस्था है, जहाँ पे ST SC को मिल रहा है शिक्षा वगैरह, जहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, जहाँ पे राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा हो रही है, और जहाँ पे जो है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण हो रहा है। आर्टिकल 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अब ये व्यवस्था तो है अपने देश में। कार्यपालिका जो है, जो काम कर रही है, और न्यायपालिका जो है वो दोनों अलग हैं, है ना, और दोनों अलग अलग रूप से अपने कार्य कर रहे हैं। तो ये तो हमारे में है कि नहीं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, 3 होता है ना। तो कार्यपालिका जो है वो क्या करती है? कार्य करती है, लागू कराती है, या फिर है ना, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाएगा, कार्यपालिका इसको लागू करेगा, और न्यायपालिका उसको न्याय जो है वो देगा, सही है कि गलत है ये तय करेगा। तो 3 प्रकार की कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। तो ये जो है वो आर्टिकल नंबर कौन से में है? 50। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास राज्य करेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51 में। तो यहाँ तक आप लोग एकदम समझ गए? याद हुआ कि नहीं ये बताओ? समझना तो ठीक है, आप लोग समझ गए हो पहले से, मेरे को पता है। याद हुआ कि नहीं? धीरे से नहीं करना है, अभी करके जाओ। यहाँ याद हुआ कि नहीं? अभी अगर करके जाओगे तब काम का है ना। 36 नंबर में क्या है? 36 नंबर में राज्य की परिभाषा।
जो 12 नंबर भी में है वही 36 में से। 37 में क्या है? उसको वो वाद योग्य नहीं है ना, न्यायालय में जो है प्रवर्तनीय नहीं है, या फिर उसको सामान्य शब्द में क्या बोलेंगे, उनका हनन होने पे न्यायालय हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है। 38 नंबर में क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो करना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है वो दिलाना है ना। अब उसके बाद 39 में क्या है? आप कुछ क्यों नहीं बोल रही है मैडम? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, है ना, फ्री विधिक सहायता मिलना चाहिए, बालकों का स्वास्थ्य वगैरह, महिलाओं के स्वास्थ्य वगैरह वाली बात भी इसी में है। उसके बाद 40 नंबर क्या बोलता है? पंचायती राज। 40 में क्यों भूल रहे हो? पंचायती राज है कि नहीं? एक है ना पंचायती राज, इसको तो भूलना ही नहीं। उसके बाद 41 में क्या है? अब सब समाजवाद में आ जाएगा, सब आ जाएगा ना। तो समाजवाद एक नहीं है। समाजवाद मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सबके लिए बात हो रही है वो समाजवाद कहलाएगा। ठीक है। तो 41 में मैं बताया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, अपाहिज बीमार लोग हैं, है ना, उनके लिए जो है वो प्रबंध करना है कुछ ना कुछ, वो है 41 नंबर में। ठीक है। 42 नंबर में क्या है? प्रसूति सहायता बताया था, प्रसूति सहायता 42 नंबर में। 43 नंबर में क्या है? कुटीर उद्योग बताया था। 44 नंबर में क्या है? समान नागरिक संहिता, ये याद हुआ। 45 नंबर में क्या है? ठीक, 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अब उसके बाद 47 नंबर में क्या है? 46 नंबर में देखो, 46, 47, 48, हाँ ST/SC, 46, 47, 48 तीनों जो है एक साथ याद कर सकते हो। 46 में ST/SC के बारे में है, 47 में जो है वो पोषाहार, ठीक है, पोषक आहार वगैरह के बारे में बात चल रहा है, पोषण वगैरह के बारे में। और 48 में दो चीज़ें बोल रही हैं, एक चीज़ लिखवाया हूँ मैं, एक चीज़ को और लिख लेना, पशुपालन और पर्यावरण। 48 में, ठीक है, पशुपालन को भी लिख लेना। तो याद करने में पोषाहार और पशुपालन, फिर पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है वो 48A में आ जाता है, पशुपालन जो है वो 48 नंबर में आ जाता है। ठीक है, पशुपालन। और इसी में पशुपालन में बोला गया है कि दुधारू नस्ल के, दुधारू नस्ल मतलब दूध देने वाले जो नस्ल हैं, उनके गाय और बकरियों के लिए जो है क्या करना है? खान पान सब चीज का प्रबंध करना है, बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? 48 में। मतलब दुधारू नस्ल के जो पशु हैं उनको अच्छी व्यवस्था देना है, बोल रहे हैं इसी में, इसी आर्टिकल में 48 नंबर में। और 49 और 50 को अभी मैं लिखवाया हूँ आप लोगों को। 49 और 50 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा। ये तो बड़ा आसान आर्टिकल है 49 नंबर। 50 नंबर भी बहुत आराम से याद हो जाएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण अलग है, दोनों का शक्ति। ठीक है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास करेगा, ये भी एक शक्ति है 51 नंबर में। लागू करने का प्रयास हमेशा रहता है और लागू होते भी रहता है अलग अलग तरीके से। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अब जैसे एक होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UNO, है ना। अभी इसको भी भूल जाओ, अभी अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा था, इजराइल अमेरिका इराक, है ना। तो नरेंद्र मोदी हर समय जो है भाषण क्या दे रहे थे कि युद्ध जो है वो क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए, शांति सबका हल है, बोल रहे थे कि नहीं भाषण में। तो वो क्या हो गया? वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। हर साल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे भारत जो है वो अपने सैनिक भेजते रहता है। कहीं पे भी विश्व में कहीं पे भी युद्ध होता है तो वो लोग क्या करते हैं? शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो गया। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा बोल दिया, तो इसके लिए क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व के जैसे स्मारक है, जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल को कोयला लेके कोई काला काला करने चले गया। ताजमहल को आज के बाद ये संगमरमर का सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं इसको पूरा काला कर दूंगा। काला रंग पसंद आता है मेरे को, काला कलर का गाड़ी, काला का बाइक, काला टीवी, सब काला अच्छा लगता है, मोबाइल काला, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? काला कर दूंगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो है पुलिस जो है पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ेगी? है कि नहीं? और उसके लिए सजा भी का प्रावधान है, ये तो जुर्माना भी भरोगे,
फिर जेल में भी रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी व्यवस्था किया है कि नहीं किया है? किया है ना। और उसी प्रकार से जितना आर्टिकल हम लोग पढ़ते गए हैं सभी में जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ ये क्या हो जाता है उसको यार, उस दिन भी ये गायब हो जा रहा था हैं, उस वाले में तो ऐसा नहीं होता। अब ये भी गायब हो गया, एक ठो जो बचा था वो भी गायब हो गया। तो अलग ही हो गया फिर। चलो देखते हैं आगे। अब है मूल कर्तव्य। क्या है? ये अरे ये कैसे आ गया फिर अपने आप? ये भी जादू हो रहा है यहाँ पर। मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य की संख्या जो है ये लिया गया है रूस से। कहाँ से? रशिया से। मूल कर्तव्य जो है वो कौन से आर्टिकल में है? 51 का ए। 51 का ए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये कौन से भाग में है? अभी तक भाग कितना पढ़े थे हम लोग? भाग 4 तक हुआ था। तो ये किस में है? 4 का ए में है। याद हुआ? भाग 4 का ए में है मूल कर्तव्य, रसिया से लिया गया है। और ये जो है इसमें कितने आर्टिकल हैं, मतलब कितने इसमें मूल कर्तव्य हैं? तो टोटल जो है वो कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। जब संविधान बना 1950 में तब 10 थे। कितने थे? उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। तब 11वां मूल कर्तव्य शामिल हुआ। और शामिल हुआ 11वां, तो उसमें 11वां मूल कर्तव्य में क्या है? 11वां में क्या है? 11वां में अभी बताया हूँ मैं आप लोगों को। हाँ ठीक, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? माँ बाप की होगी। माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। ये बोल दिया गया आर्टिकल नंबर 51 का भाग 4 ए का 51 का 11वां नंबर। ठीक है। अब 11वां नंबर यहाँ पे बोल दिया गया। अब इसको ध्यान देना कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व को हमने देखा कि मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व का हनन होता है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मूल कर्तव्य हैं उनका अगर हनन हो रहा है तो संसद ने कानून बनाया हुआ है और उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगा। ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर 49 में था राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, उसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी रहेंगे। 10-11 तो जो देखेंगे हम लोग, उसमें सब में इसी प्रकार की बातें कही गई हैं और उसके लिए कानून बना हुआ है, उसका आप लोग हनन नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसमें आप लोग फिर लिखते चलना कि ये वाला पहले लिख लो, फिर मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखना। माता पिता का जो है वो कर्तव्य है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको जो है वो शिक्षा के लिए क्या करना है? व्यवस्था करना है एकदम। ठीक है। इस लिख लिए इसको। अब इसके बाद लिखो
मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शरण लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शरण लिया जा सकता है। मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शरण लिया जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चलना, ठीक है। लिया जा सकता है, नीचे लाइन से लिखना डीपीएसपी मतलब समझ जाओगे ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो डीपीएसपी के हनन होने पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तीसरा लाइन से लिखना मौलिक कर्तव्यों के पालन नहीं होने की दृष्टि में पालन नहीं होने पर मौलिक कर्तव्यों के पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। उसके संरक्षण के लिए संसद कानून बनाती है। संसद के द्वारा जो है वो क्या हुआ है, कानून बना हुआ है। कर्तव्य मतलब समझ रहे हो ना, कर्तव्य एक प्रकार से ना नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। एक अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का देश के प्रति क्या है, कर्तव्य है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा अधिकार क्या है हमारा, तो हमारा अधिकार हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, कि ठीक है हमको तो अधिकार देश से मिला, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। तो पहला लिखो, पहला मूल कर्तव्य 11 तो है ना, तो मूल कर्तव्य करके लिख लेना। पहला लिखना संविधान का पालन करना, संविधान का सम्मान या पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा लिखना राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना या बसाए रखना। संजोए रखना लिख लो, संजोए रखना। उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना। तीसरा, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। अखंडता की रक्षा करना या बनाए रखना, ठीक है, रक्षा करना भी लिख सकते हो। देश की एकता अखंडता जो है वो कभी खत्म मत हो। उसके बाद लिखना चौथा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ये कैसे होता है,
युद्ध के समय होता है। युद्ध के समय जब शत्रु देश आक्रमण कर देता है तो बहुत सारे लोग जो युवा वर्ग हैं उनको क्या बोला जाता है कि आप जो है वो क्या करो, शामिल हो युद्ध में, है ना। तो ये आपका राष्ट्र का सेवा करना भी एक प्रकार से क्या है, कर्तव्य है। पांचवा लिखना भाईचारा, पांचवा लिखना भाईचारा व भेदभाव से परे, भेदभाव से परे भावना का निर्माण करना। मतलब ये आर्टिकल नंबर 15 को ही एक प्रकार से बोल रहे हैं ना, भेदभाव से परे भावना का निर्माण करना, और इसी में लिख लेना महिलाओं का सम्मान करना। ये आर्टिकल नंबर 15 टाइप का ही है ना, क्योंकि महिलाओं के बारे में उसमें भी है, आप देखा है आपने। उसके बाद छठवां महिलाओं का सम्मान करना, पांचवा है ना। उसके बाद छठवां भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। सातवां पर्यावरण सुरक्षा, सातवां लिखना पर्यावरण सुरक्षा। आठवां लिखना, सातवां पर्यावरण सुरक्षा। आठवां लिखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, की भावना का विकास। नौवां लिखना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, नौवां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 10वां लिखना, नौवां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 10वां लिखना व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना। अब देखो यहाँ पे प्रयास करना, ये इतना सारा है, ठीक है। आपको ना सबका सब याद होना जरूरी नहीं है। अब क्रम से तो याद रहेगा नहीं, मेंस में अगर दिलाओगे तो लिखना पड़ता है, तो आपको क्रम से याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब मेंस नहीं दिला रहे हो तब कैसे ये आएगा परीक्षा में। एक प्रश्न आता है कि ये राज्य मूल कर्तव्य कौन सा भाग का हिस्सा है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न आ जाता है। अब उसके बाद जो मूल प्रश्न आता है, जब थोड़ा कठिन देगा तो कैसे आता है कि 4 ठो या 5 ठो जो है पॉइंट दे देगा, ठीक है, कि संविधान की रक्षा करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। बीच में एक पॉइंट और दे देगा, समान नागरिक संहिता का पालन करना है, समझ रहे हो। अब उसमें से फिर बोल देगा कि इनमें से कौन मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, समझ रहे हो। तो जो पॉइंट शामिल नहीं है, समान नागरिक संहिता शामिल नहीं है, तो उसको आपको याद होना चाहिए इस प्रकार से। तो एकदम याद मत करो कंठस्थ, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये 10-11 ठो है यहाँ, ठीक है। 11वां जो है वो भी आपको लिखवाया नहीं हूँ, पहले लिखवा दिया, तो 11 ठो है, ये ध्यान रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना मतलब कि जैसे कोई आडंबर या अंधविश्वास वाली बातें हैं, जैसे भूत प्रेत वाली बातें हैं, ठीक है, हाँ, तो अंधविश्वास ज़्यादातर, मान्यता हर धर्म का जाति का अलग है ना, तो वो तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके नाम से दूसरों को नुकसान होता है, जैसे जादू टोना, उसके नाम से दूसरे को नुकसान होता है। बलि प्रथा, बलि प्रथा के नाम से दूसरे को नुकसान होता है, जानवर को नुकसान हो रहा है। कई लोग जो हैं वो जादू टोना या बलि में क्या करते हैं, बच्चे की भी बलि दे देते हैं, है कि नहीं। तो उस प्रकार की चीज़ों को क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आडंबर भूत प्रेत वाला, टोनही वाला, और ये क्या नाम है उसका, जीन वाला, ये सब जो सिस्टम चलता है ना गाँव में ज़्यादा चलता है। भूत धर लिया है करके स्कूल नहीं आते बच्चे लोग, है ना, बच्चे लोगों को बहाना मिल जाता है स्कूल जाने से, मेरे को तो भूत पकड़ लिया। अब वो भूत पकड़ लिया है तो वो कैसा करेगा, तो भूत बनेगा, वो उसको भूत बनना है। अब आवाज़ को एकदम जोर जोर से कर देता है, मोटा कर देता है आवाज़ को, और उसके बाद सबको मारने पीटने और पूरा तखत वखत को उठा के फेंक रहा है, टीवी को फेंक रहा है, भूत बन गया वो। शहर में भूत लोग नहीं आते, शहर में भूत लोग नहीं आते, गांव में रहते हैं। शहर में इतने चालाक लोग हैं, इतने बदमाश लोग हैं कि भूत जो है खुद डरा हुआ है,
ठीक है। आ जाइए। शहर में आप लोग देखे हो कभी भूत को? नहीं देखे हो ना। गांव में भूत आप देखे हो भूत को? शहर में नहीं देखे हो, नहीं देखे हो ना आज तक। लेकिन गांव में भूत को हम लोग कितना अच्छे से देख लेते हैं। कई लोगों को पकड़ा हुआ है भूत, महिलाओं को तो अक्सर पकड़ लेता है भूत, जिन्न पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता भूत। तो शहर में इतने ज़्यादा बदमाश लोग हैं कि भूत भी क्या होता है, डर जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखता। पुरानी फिल्मों में लेकिन भूत प्रेत को बहुत दिखाया गया। पुरानी फिल्मों में भूत प्रेत को बहुत दिखाया गया। इस नाम से ना लोगों के मन में डर बन गया कि सच में भूत होता है क्या करके, है ना। अब वो होता भी होगा तो दिखता तो नहीं है, कुल मिला के महसूस कभी कभी करते हैं गांव वाले लोग। कभी कभी किसी को धर लिया भूत, है ना, उसका आवाज़ एकदम ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, वो 2-3 जने को मार देता है। सबसे पहले महिला को अगर पकड़ा भूत धरा है ना, तो सबसे पहले वो अपने पति को ही मारती है, 3-4 झापड़, ठीक है। उस समय उसको छूट मिल जाता है मारने के लिए कि इसको तो भूत पकड़ा है। अरे तेरे को तेरी पत्नी मार दी रे, अरे नहीं भाई उसको भूत पकड़ लिया है, नहीं जाए, दूसरा कोई है, दूसरा है, दुश्मन है मेरा। अब ये नहीं देख रहे हैं कि वही पत्नी जो है वो वही दुश्मन है ना। पत्नी को प्रताड़ित करोगे तो भूत बन के प्रताड़ित करेगी, तो वैसे सिस्टम चला। तो मूल कर्तव्य जो है उसमें इसी प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय स्मारक, देखो पर्यावरण उसमें भी था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में था ना, इसमें भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करनी है, इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वो प्रश्न जो है वो वहाँ आ जाए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों में है वो। तो वो उसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो केवल क्या बोल रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, एक प्रकार से लागू करना नहीं करना राज्य के हाथ में है ना। तो उस चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, समझना है। अगले क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भाग, नंबर 5, ठीक है। तो वो कौन सा है बताओ, राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है संविधान में सबसे बड़ा व्यक्ति, ठीक है। देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कोई है तो प्रधानमंत्री को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास पावर, जितने सारे पावर हैं, जितने सारे पावर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उतना हम लोग पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और जितना राष्ट्रपति को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जो है वो एकदम छोटा सा पढ़ेंगे। मान लीजिए हम 2 घंटा राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, 2 क्लास, तो प्रधानमंत्री को देखना आप लोग 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि है ही नहीं कुछ। जितनी शक्तियाँ राष्ट्रपति को हैं, सभी शक्तियाँ जो हैं उसका वास्तविक काम कार्य जो है किसका रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है। मतलब वो शक्तियाँ किसको मिली हैं, प्रधानमंत्री को मिली है। राष्ट्रपति केवल क्या होता है, एक सिग्नेचर मात्र काम करता है, वो सिग्नेचर करने का, ठीक है, संविधान के अनुसार से। तो राष्ट्रपति और क्या काम करता है, राष्ट्रपति आप लोग देखे हो क्या करता है, मूल काम क्या है उसका, दीक्षांत समारोह वगैरह में देखे हो ना, कन्वोकेशन वगैरह होता है ना। तो उसका मुख्य कार्य है उपाधि या इनाम देना, इनाम लेना, ठीक है। इनाम देना और इनाम लेना, यही उसका मुख्य कार्य है। कहीं पे भी जाके देखे होगे टोपी पहन लेता है, कहीं पे भी जाके जो है वो इनाम देना शुरू कर देता है बच्चों को। दूसरा तीसरा कुछ काम है नहीं सब, लेकिन सिग्नेचर जो भी संधि वगैरह होते हैं बाहर देश से भी, कोई भी डील होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, सब में पीएम का साइन नहीं होता। कहाँ किसका साइन होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, ठीक है फिर, है ना। थैंक यू, बंद कर दो इसको।